अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपनी सौतेली माँ के जुल्म का शिकार हुई और मजबूरन अपनी खाला के पास रहने लगी। फिर उसकी खाला ने उस पर क्या जुल्म किया, ये दर्दनाक कहानी आखिर तक लाजमी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये आज से 30 बरस कबल का जिक्र है। खाला अपने मुंह बोले बेटे कासिम के साथ मुझे रावलपिंडी ले जा रही थी। रेल में अपनी नशिस्तों पर बैठकर हमने सुकून का सांस लिया, क्योंकि रश बहुत था। उन दिनों गर्मी से बुरा हाल था, दम घुट रहा था। खुदा खुदा करके रेल चल दी। लोग कुछ देर की हलचल के बाद अपनी अपनी सीटों पर करार से विराजमान हो गए। जिधर हम बैठे थे कोई सीट खाली न थी, लेकिन एक नौजवान जो खुश शक्ल था और चेहरे मोहरे से शरीफ लग रहा था, काफी देर से ऊपर वाली नशिस्त का डंडा थामे खड़े खड़े सफर कर रहा था। रेल को रवां हुए जब 1 घंटा गुजर गया और उसे कहीं बैठने को जगह ना मिली, तो खाला ने मुझे और कासिम को कहा कि तुम लोग जरा सुकड़ कर बैठो और इस मुसाफिर के लिए जगह निकालो। रावलपिंडी का काफी फासला है, ये कब तक यूं ही सफर तय करेगा। मैं खिड़की की जाने बैठी थी, फिर खाला और उसके बाद कासिम बैठा था। हमने सरक कर जगह बना दी। यूं हमारी बर्थ के आखिरी सिरे पर उस नौजवान को बैठने की जगह मिल गई। इस इनायत पर वो काफी मशकूर हुआ। खाला और कासिम का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर खामोशी रही, फिर वो और कासिम बातें करने लगे। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई। बातों बातों में कासिम ने बताया कि खाला की कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा उसने मेरी बहन को गोद लिया है। ये भी बताया कि ये मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि सौतेली माँ की बेटी है। कासिम की बातें कुछ कुछ मेरे कानों में भी पड़ रही थी। मैं सोच रही थी, ये कितना बेवकूफ है। इसे जाती बातें एक अजनबी के गोश गुजार करने की क्या जरूरत है। रेल का सफर तो लम्हाती पहचान का हामिल होता है। सफर तमाम होते ही मुसाफिर अपनी अपनी मंजिलों पर चले जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। कुछ देर बाद खाला कमर सीधी करने ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट गई, क्योंकि ये हमारी बर्थ थी। अब निचली बर्थ पर हम तीनों रह गए। नौजवान ने कासिम को बताया कि उसका नाम हारिस है और फैसलाबाद में रहता है, जहां उसके वालिद की कपड़े की दुकान है। वो लोग खुशहाल थे। वो पेशावर रेशमी गैर मुल्की कपड़े के थान लेने जा रहा था। हारिस के वालिद सफर नहीं कर सकते थे, तभी उसे भेजा था। गोया हमारी मंजिल एक थी और हम एक ही शहर के रहने वाले थे। तभी कासिम से हारिस की दोस्ती हो गई। पिंडी के स्टेशन पर उतरे तो कासिम ने कहा, यार पेशावर तो कल जाओगे, इस वक्त होटल जाने की बजाय हमारे साथ कयाम करो। हम खाला के यहाँ चलते हैं, घर जैसा आराम मिलेगा। हारिस ने लाख इनकार किया, मगर कासिम ने इसरार करके उसको साथ आने पर मजबूर कर दिया। वो अपना बैग उठाए हमारे साथ हो लिया। खाला ने भी उस नौजवान को मेहमान बनाने पर कोई एतराज ना किया, बल्कि खुशी खुशी गर्म जोशी से उसे घर में ला बिठाया। खाला का घर खुशनुमा और साफ सुथरा था। उन्होंने मुझसे कहा, माहम बेटी, मेहमान के लिए बिस्तर लगा दो और जल्दी खाना बनाओ ताकि ये घर का गरम गरम खाना खाए। खाला ने कासिम के इस नए दोस्त की खातिर तवाज़ो में कोई कसर ना छोड़ी। उसे भी यहाँ बेहद राहत और सुकून नसीब हुआ था। रात को सोने से पहले हारिस ने अपना बटवा खाला को दिया कि उसे हिफाजत से रख लें, इसमें लाख रुपया है, ये कपड़े के ताजर को देना है। फिर वह सुकून से सो गया। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद हारिस ने जाने की इजाज़त मांगी, तो खाला ने उसका बटवा हवाले किया कि बेटे ये लो अपनी अमानत, लेकिन पेशावर से वापसी में फैसलाबाद जाते हुए ज़रूर हमारी तरफ होकर जाना। वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगा। उसने एक बार फिर मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और चला गया। उसके जाने के बाद काफ़ी देर तक खाला और कासिम हारिस के बारे में बातें करते रहे कि कितना अच्छा लड़का है, यकीनन ये किसी अच्छे ख़ानदान का है। 2 दिन गुजर गए। कासिम ने हारिस को फ़ोन किया। खैरियत दरियाफ्त करने के बाद तकाजा किया कि वापसी में हमसे मिलते जाना, फिर न जाने कब मुलाकात हो। खाला ने भी फ़ोन पर इसरार किया तो हारिस ने हामी भर ली और अगले रोज़ वो हमारे घर आ गया। उस वक्त कासिम घर में न था। खाला ने उसे बहुत प्यार से बिठाया, मुझसे कहा फ़ौरन चाय बनाकर लाओ और गरम गरम खाना तैयार करो, तब तक कासिम भी आ जाएगा। मैंने चाय बनाई और हारिस को दी, फिर किचन में खाना बनाने चली गई। तब तक खाला उसके पास बैठकर बातें करती रही। शाम को हारिस ने वापस जाने की इजाज़त मांगी।
तब खाला बोली, बेटा अगर एक रोज ठहर जाओ ना, माहम और कासिम को भी जाना है, इकट्ठे चले जाना, सफर अच्छा कट जाएगा। हारिस सोच में पड़ गया, इनकार करे या इकरार। मेहमान नवाजी के एहसान तले दबा हुआ था, इनकार करते हुए हिचकिचा रहा था। मेरे वालदैन फैसलाबाद में रहते थे, वालदा सौतेली थीं, तभी खाला ने मुझे गोद लिया था। अपने वालिद के घर कम जाती, वो बीमार थे और उनका गुर्दे का ऑपरेशन था, तभी कासिम और मैं दोबारा वहां जा रहे थे। हारिस एक रात हमारी खाला के घर रुक गया। अगले रोज हम तीनों इकट्ठे स्टेशन गए। हारिस ने हमारा भी टिकट ले लिया। टिकट के पैसे कासिम से नहीं लिए, एक ही डब्बे में जगह ली थी, लिहाजा कासिम और हारिस तमाम रास्ते बातें करते आए, जबकि मैं कोने वाली निशिस्त पर बैठी रसाला पढ़ती रही। जब नींद आने लगी तो ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट गई। फैसलाबाद में हम सब उतर गए। हारिस ने अपने घर का पता कासिम को दे दिया और फिर वो हमसे जुदा हो गया। वो अपने घर चला गया और हम अपने घर आ गए। अब कासिम रोज ही फोन करता था, दोनों फोन पर बात करते। कासिम ने घर पर मदऊ किया मगर वो हमारे घर नहीं आया। खाला भी फोन करती, कासिम से हारिस का जरूर पूछती। अब्बू का ऑपरेशन हो गया। मैं एक माह अब्बू के घर रही, फिर खाला पिंडी से लेने आ गई। तब उन्होंने कासिम से कहा कि हारिस को फोन करके बुलाओ, बहुत अच्छा लड़का है, चाहती हूं कि उससे मिलती जाऊं। लगता था हारिस खाला के हवासों पर छा गया है। खाला के कहने पर कासिम ने फोन किया। हारिस शाम को आ गया। खाला उसे देखते ही खुश हो गई, बोली, बेटा हारिस, मैं रोज ही तुम्हारा इंतजार करती हूं, तुम फिर पिंडी नहीं आए। मैंने तो तुमको कहा था कि तुम मेरे लिए कासिम की तरह हो, फिर तुम क्यों मेरे घर नहीं आते? इस बार पेशावर गया तो वापसी में जरूर पिंडी आपके घर आऊंगा। उसने खाला का खलूस देखकर उनका दिल तोड़ना मुनासिब न समझा और वादा कर लिया। खाला मुझे लेकर पिंडी आ गई। एक माह बाद हारिस आया तो सीधा स्टेशन से हमारे घर आ गया। खाला बहुत खुश हुई और पहले की तरह आओ भगत की। बोली, तुम मेरे भांजे के दोस्त हो तो मेरे बेटे की तरह हो, इस घर को अपना ही घर समझो, जितने दिन चाहो रहो। कासिम फैसलाबाद में था, फिर भी खाला इसरार कर रही थी कि हारिस कहीं होटल वगैरह में रहने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। हारिस ने जान लिया कि घर में कोई मर्द नहीं है, तभी उसने ठहरना मुनासिब न समझा। बहाना किया कि एक दोस्त को देखने अस्पताल जाना है, रात वहां ठहरना है, सुबह आ जाऊंगा। बहरहाल खाला ने मुझे हुक्म दिया, जल्दी से मुर्गी का उम्दा कोरमा और चावल तैयार करो, मेरा बेटा आया है। खाना वगैरह खाकर हारिस दोबारा आने का कहकर रात को हमारे घर से चला गया। अगले रोज खरीदारी में मसरूफ रहा और खाला उसके इंतजार में घुलती रही। तीसरे दिन वो आ गया और बताया कि जल्दी जाना है, ठहरूंगा नहीं, बस खुदा हाफिज कहना है। खाला रोहांसी हो गई। हारिस ने उनकी उदासी को महसूस कर लिया। बोला, आपने मुझे बेटा कहा है तो बताइए कोई काम है तो मैं हाजिर हूं। काम तो है बेटा, खाला ने झिझकते हुए कहा। माहम के मेदे में तकलीफ है, इसको डॉक्टर को दिखाना है। अगर कुछ रकम कर्ज दे दो तो जल्द लौटा दूंगी, लेकिन कासिम से जिक्र मत करना। हारिस ने 5,000 रुपए दिए और कहा, जल्द लौटाने की फिक्र न करना, जब चाहे लौटा देना। मुझे खाला की ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि एक गैर आदमी से कर्ज लिया था। भला उसका हमसे क्या रिश्ता था? रेल में ही तो मिला था, अच्छा आदमी था, मगर हमारे बारे में क्या सोचता होगा? जाने क्यों मैं ना चाहती थी कि यह शख्स हमारे बारे में कोई गलत राय कायम करे। ताहम खाला की अपनी फितरत थी, उनकी रविश पर मैं एतराज की जुर्रत न रखती थी, क्योंकि अब्बा के घर पर सौतेली माँ का राज था और वो मुझको कतई बर्दाश्त नहीं करती थी। 2 दिन भी न रहने देती और झगड़ा शुरू कर देती। 2 माह बाद खाला ने खुद ही हारिस को फोन कर दिया और पूछा, बेटे कहाँ हो, क्या पिंडी आना नहीं हुआ? उसने बताया, पेशावर में हूं और आजकल में पिंडी आना होगा। तभी खाला ने कहा, बेटे हम परसों लाहौर जा रहे हैं, वहां मेरी एक रिश्ते की भांजी रहती है जो बहुत बीमार है, उसकी अयादत को जाना है। अकेले सफर से घबरा रही हूं, अगर तुम साथ चलो तो यह तुम्हारा एहसान होगा। उन्होंने कुछ इस तरह इल्तिजा की, हारिस को हामी भरते ही बनी। दूसरे रोज वो आ गया। खाला ने बताया, माहम भी साथ जाएगी, उसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती।
उसका भी टिकट लेना है। हारिस ने 3 टिकट लिए और मुकर्ररा वक्त हम रेलगाड़ी में सवार हो गए। कुछ देर खाला हमारे बीच बैठी रहीं, फिर वो थकन का बहाना करके ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गई। अब मैं और हारिस एक सीट पर रह गए। मैं उसके बराबर बैठी तो कुछ घबराहट होने लगी। मुझे खाला पर गुस्सा आने लगा कि नाहक हारिस को साथ लिया, जबकि हम पहले कई बार पिंडी से लाहौर और फिर फैसलाबाद अकेले सफर कर चुके थे। रात 8 बजे हम लाहौर पहुंचे। हारिस ने कहा, खाला आपने जहां जाना है बताइए, आपको छोड़ दूंगा, फिर फैसलाबाद चला जाऊंगा। खाला बोली, बेटा ये वक्त किसी बीमार के घर जाने का नहीं है, उनके तो अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं। हम इस वक्त किसी होटल में ठहर जाते हैं, सुबह उनके घर चले जाएंगे। फिर बोली, लेकिन हम 2 औरतें इस वक्त अकेली किसी होटल में कैसे ठहरेंगी? बेहतर होता कि तुम भी हमारे साथ ठहर जाते और कल सुबह फैसलाबाद चले जाते। इस नई फरमाइश पर वो बेचारा बौखला गया। कुछ सोचकर कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, मैं दूसरा कमरा किराए पर ले लेता हूं। उसकी जरूरत नहीं है, तुम कोई गैर हो, मुझे अपनी औलाद की तरह हो, मेरे बेटे हो, हम एक कमरे में रह लेंगे। वो शरीफ आदमी चुप हो गया। एक कमरा किराए पर ले लिया। स्टेशन से नजदीकी होटल था और दरमियाने दर्जे का था। जब मैं हाथ मुंह धोने वॉशरूम चली गई तो खाला की आवाज मेरे कानों में आई। वो हारिस से कह रही थी, बेटा तुम शादीशुदा तो नहीं हो? क्योंकि परेशानी की बात यह है कि मेरी माहम तुमको दिल से पसंद करने लगी है। वो मेरी लाडली बेटी है, इसकी खुशी मेरी खुशी है और उसी की खातिर मैं तुम्हारे साथ यहां आई हूं। खाला का लहजा ऐसा था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। हारिस भी परेशान था। जब मैं बाहर निकली वो खज्जल सा बैठा था। खाला फौरन गुस्ल खाने चली गई। अब मैं और हारिस तन्हा रह गए। तभी उसने कहा, ये क्या मामला है? तुम्हारी खाला कैसी औरत है? मैं इनको मां जैसी समझता था और इन्होंने ऐसी बात कही कि अब मैं सोच में पड़ गया हूं। मैं तुमको अपने दोस्त की बहन समझकर यहां तक आ गया। आप लोगों के बारे में कोई गलत बात सोच भी नहीं सकता। अभी कुछ जवाब भी ना देने पाई थी कि खाला गुस्ल खाने से निकली और कहने लगी, मैं जरा सामने स्टोर से कुछ चीजें खरीदने जा रही हूं, अभी आई। उन्होंने हमको एक लफ्ज कहने का मौका भी ना दिया और कमरे से निकल गई। हारिस खाला को जाते हैरत से देख रहा था, जो अपनी जवान लड़की को होटल के कमरे में छोड़कर चली गई थी। इस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। आखिर इतनी रात दोनों को तन्हा छोड़कर जाने का क्या मकसद था? हारिस का मूड बेहद खराब था। उसने कड़वे लहजे में मुझसे पूछा, माहम सच सच बताओ, ये क्या मामला है? मुझे अपने साथ यहां लाने का क्या मकसद था और तुम लोग अपने रिश्तेदार के घर जाने की बजाय होटल में क्यों आ गई हो? उसके कड़वे तेवर देखकर मैं सहम गई। सोचा ये मौका है कि सच बता दूं, वरना उम्र भर का पछतावा रह जाएगा। हारिस, मैं गलत लड़की नहीं हूं, मगर खाला ठीक नहीं। सगी भांजी को गलत राह पर चलाना चाहती है। वो किसी दौलतमंद लड़के को फंसाने के चक्कर में है, मगर ऐसे मामलात में सिवाय जिल्लत के कुछ हासिल नहीं होता। दौलतमंद रिश्ते ऐसे नहीं मिलते। तुम एहतजाज क्यों नहीं करती हो? ऐसी खाला के साथ क्यों रहती हो? सौतेली मां रहने नहीं देती। कासिम भी मेरा सगा भाई नहीं, उसे मेरी परवाह नहीं। खाला से अक्सर रुपए मांगने आ जाता है। तुम्हारी खाला का जरिया आमदनी क्या है? एक मकान है जो खालू मरने से पहले उनके नाम कर गए थे, उसके किराए पर गुजारा करती है। उसने हकारत से 2000 रुपए मेरे सामने फेंके और बोला, मैं जा रहा हूं, ये रकम तुम अपनी खाला को दे देना। इस तौहीन पर मैं रोने लगी। रोता देखकर वो ठहर गया। सच बता दोगी तो मदद भी करूंगा, झूठों से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे अल्फाज न मिल रहे थे कैसे कहूं, मगर यही वक्त था बुरी राहों से बचने का। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे खाला ने कहा था हारिस अमीर लड़का है और तुम्हें उसे फांसना है, वो इसीलिए लाई है। इससे पहले भी एक डॉक्टर के साथ इसी तरह वाकफियत पैदा की थी, मगर वो 2 दिन हमारे साथ रहकर चला गया। जाते हुए खाला से कहा कि मैं शादीशुदा हूं, इसलिए शादी करने से मजबूर हूं, मगर वो मुझ बिन ब्याही को ब्याही करके चला गया। क्या अपने वालिद का पता दे सकती हो? मैंने उसे वालिद का पता दे दिया। फिर वो होटल से चला गया। खाला आई तो मैंने बताया कि हारिस चला गया है। वो अफसुर्दा हो गई और बिस्तर पर मुंह लपेटकर पड़ गई। हारिस मेरे वालिद के पास गया और उनको तमाम अहवाल कहकर गैरत दिलाई
कि तुम्हारी बेटी शरीफ लड़की है और तुमने कभी खबर ना ली वो किन मुश्किलात का सामना कर रही है। सौतेली माँ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। गैरतमंद बनो और ऐसी बीवी को चलता करो, वरना अपनी बच्ची की देखभाल खुद करो। अब्बू हारिस की बातों को सुनकर सकते में आ गए। वो सोच भी न सकते थे कि सगी खाला ऐसी बदकुमाश हो सकती है। 2 रोज के अंदर अंदर अब्बू हारिस के वालिदैन के हमरा आकर मुझे ले गए और फिर मेरा निकाह हारिस के साथ हो गया, क्योंकि उसने अपने वालिदैन से ख्वाहिश की थी कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। यूं खाला जो चाहती थी वो तो हो गया, मगर बाइज्जत तरीके और वालिदैन की रजामंदी से हुआ। खुदा मुझ पर मेहरबान था, क्योंकि मैं वाकयातन बुरी लड़की न थी। 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और हर नमाज के बाद अपने अल्लाह से यही दुआ करती थी कि वो मुझे बुराई के जहन्नुम से बचा ले, एक शरीफ शौहर और शरीफाना जिंदगी अता करे। हारिस बेशक बहुत अमीर आदमी है और उनका करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन मैंने कभी दौलत का लालच किया और न कभी मादी आसाइशों की तमन्ना की। इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत की जिंदगी के साथ साथ अज खुद दौलत के इनाम और नवाजिशों से नवाज दिया। वो जब चाहे जिसको जितना दे वो बेनियाज है, मगर दौलतमंदों से रिश्ते इस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से खाला करना चाहती थी। खाला के तमाम करतूत मैंने हारिस को ना बताए। उसने भी अब्बू को तमाम बातों से आगाह करना मुनासिब ना समझा, वरना मुमकिन था कि अब्बू खाला का गला दबा देते। मैं खाला से ज्यादा अपने वालिद को ही कसूरवार समझती हूँ, जिन्होंने दूसरी शादी करके नई नवेली से इतना इश्क फरमाया कि अपनी सगी औलाद को भी भुला दिया। कभी किसी बाप को ऐसा ना करना चाहिए कि दूसरी बीवी को खुश रखने की खातिर अपनी बेटी को रिश्तेदारों के हवाले कर दे। होना यह चाहिए कि ऐसा मर्द जिसने दूसरी शादी की हो नई बीवी पर कड़ी नजर रखे कि वो उसकी पहली औलाद से क्या सलूक रवा रखती है। औलाद को भी कभी किसी के सुपुर्द हरगिज न करना चाहिए। बच्चे बाप की कड़ी निगाह के नीचे ही ठीक रहते हैं। शादी के बाद हारिस ने कभी मुझे खाला के घर जाने और उनसे मिलने की इजाजत ना दी। वो उनको एक बुरी औरत कहते हैं। दोस्तों, आप माहम की खाला के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।